तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी पे ना। इक्वेशंस पे हम बात कर चुके थे, ग्राफ भी हम देख चुके थे, है ना। तो अब जो है कि एसएचएम जब पार्टिकल करता है तो उसमें कितनी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी, अब देखो बच्चों, आपको पता है कि जो पार्टिकल एसएचएम करता है इस तरीके से ऐसे आगे जाएगा ए एम्पलीट्यूड पे, फिर पीछे आएगा। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर और एक्सेलरेशन जीरो होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है जबकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है दोनों जगहों पर। तो यहाँ पे देखो, आप तो ध्यान से समझ में आएगा आपको कि जैसे जैसे आगे जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स, ये बच्चों इसमें एक्स कोफिशिएंट एक्स का फंक्शन है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा एसएचएम का जो फोर्स है ना। तो ये अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर। तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी टी टाइम पे, मान लो पार्टिकल ने एक्स दूरी ट्रेवल की है, उस समय पे उसकी वेलोसिटी जो है वो v है। तो हम उस पॉइंट पर, उस एक्स दूरी पर, है ना, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ आपको कि अगर ये मीन पोजीशन है तो यहाँ से किसी भी एक्स दूरी पर जब पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी v होगी। और मान लो उस समय टाइम t है और इनिशियल टाइम 0 था, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप v की वैल्यू जो है बच्चों वो टाइम का फंक्शन लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो हमें पता है कि v की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होती थी बच्चों, ये हमने निकाल चुका है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप यहाँ उठा के पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर दोगे तो। अब ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है तो इसको ऐसे लिख के रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि आपने देखा था बच्चों की जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स टाइप है और ये कुछ स्प्रिंग जैसा फोर्स है एसएचएम का भी। यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी वैसी निकालेंगे जैसे एसएचएम की निकालते हैं, मतलब स्प्रिंग की निकालते हैं। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर तब होती है जब आप मीन पोजीशन को रेफरेंस लेवल लोगे, मतलब मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानोगे, है ना बच्चों। तब किसी भी एक्स दूरी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो किसी भी एक्स दूरी पर, वो लिखा जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, बस मीन पोजीशन पे हमने जीरो माना है, ये बात याद रखिएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो बच्चों, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू जो होती है टाइम के साथ फंक्शन, वो हमने रिलेशन देखा हुआ था ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो के एक्स स्क्वायर में, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई टाइम का फंक्शन, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई टाइम की फंक्शन, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीजें अपन को समझ में आती हैं। अब देखिए बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पे आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं एक ही ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ये ऐसे, तो यहाँ पे देखो आप पहले अगर देखें तो मैं येलो कलर से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी में देखो बेटा कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, देखो आप,
है ना, ये कॉस का फंक्शन। तो आपने देखा था कि वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या ग्राफ था बच्चों, वेलोसिटी का टाइम के साथ ये वाला ग्राफ था, देखो आप, हमने ये पढ़ा था ना इस तरीके से, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ इस तरीके से। अब वेलोसिटी का स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो इस ग्राफ में अगर इसका स्क्वायर होगा तो इस पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बट जो नेगेटिव साइकिल है अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी ये पॉजिटिव होगा ना, तो भी तो पॉजिटिव होगा। तो अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है तो उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इसका स्क्वायर होने वाला है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी लेकिन पॉजिटिव साइकिल में ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का स्क्वायर। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी बच्चों तो ये नेगेटिव साइकिल जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव के ऊपर मुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो तो फिर ये हो जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। अब यहीं पे आप सोचो कि मैं दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ करूं, डेट इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी साइन का कर्व है बच्चों, और याद करो एक्स का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता था ना एक्स का ग्राफ। तो इसमें भी पॉजिटिव का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ ऐसे ही बनना है, पॉजिटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव ही रहेगा भाई। ये ग्रीन कलर से जो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। अब आप किसी भी समय पे देखो बच्चों, जब यहां पर आप हो इस टाइम पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। फिर उसके आगे बात करो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो किसी भी समय पे आप देखो तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। देखो ऐसा ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। कैसे प्रूव कर सकते हैं मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले ग्राफिकल एनालिसिस में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई अगर टोटल एनर्जी निकालना है किसी भी टाइम पर, तो टोटल एनर्जी कैसे निकाला जाएगा बच्चों, तो टोटल एनर्जी निकाला जाएगा काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप ध्यान से देखो आपको एक रिलेशन मैंने बताया था ओमेगा और के का, ओमेगा और के का अगर आपको याद हो, है ना, के एम और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन था ना बच्चों, आपको याद होगा। वो रिलेशन का आप यूज करो जरा, है ना। तो वो रिलेशन का जब यूज करोगे तो यहाँ पे आपको फिर टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट आती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है बच्चों वो के बाई एम होता था, के बाई एम। यानी यहां से आप देखो तो के की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर एम। अब ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में देखो, ये एम ओमेगा स्क्वायर को आप के लिख सकते हो, के। तो देखो टोटल एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख लो तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी हाफ के ए स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो ये बचेगा केवल हाफ के ए स्क्वायर। देखो तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट आ गई, हाफ के ए स्क्वायर। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट होती है, और ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट कितनी होती है बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर। याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल एनर्जी देखो किसी भी टाइम पे कांस्टेंट है, हाफ के स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है ना ये तो कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा है, और टोटल एनर्जी रिमेन्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज और जो आपको समझने वाली बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों उसका टाइम पीरियड हाफ होता है वेलोसिटी और किसके मुकाबले बच्चों, आपका एक्स के। जैसे एक्स है तो आप एक्स का ग्राफ बना रहे हो ऐसे बच्चों,
तो ये अपने आप को रिपीट करता है इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद। जबकि इसी के करस्पॉन्डिंग जब आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, तो वो ऐसे अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी अगर ये टी टाइम है तो ये टी टाइम टाइम पीरियड का हाफ है। तो देखो ये हाफ में ही अपने आप को रिपीट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। यानी टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। अगर टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, frequency of changing kinetic energy and potential energy is double than the frequency of position and बच्चों आपका वेलोसिटी है ना। पोजीशन और वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी से चेंज होने की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, और टाइम पीरियड हाफ होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, टाइम पीरियड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज t/2, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो हाफ ऑफ, और फ्रीक्वेंसी डबल होती है। टाइम पीरियड हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसी भी समय पर देखो बच्चों, ये आपको ग्राफ तो बना हुआ ही है जो मैंने आपको समझाया, और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे उसी तरीके से सॉल्व किया गया है जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। और ये आता है टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हो। इफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस देन द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। सो देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि एसएचएम का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हमें पता है, इसलिए जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, है ना। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो कि टू पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम हैविंग सेम मास गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से दो पार्टिकल है एसएचएम का, एक x1 पार्टिकल है जिसकी पोजीशन टाइम इक्वेशन जो है वो आपको इस तरीके से दी गई है, 5 साइन ओमेगा की जगह यहाँ पे ये 2π/3 है इनटू टाइम है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जो x1 की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपका 2π/3 है ना। यानी कि ओमेगा 1 जो है, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि 2π/3 है। फिर आपका पार्टिकल जो है वो x2, उसकी आपको इक्वेशन दी गई है जो एसएचएम कर रहा है, ये इस हिसाब से एसएचएम कर रहा है साइन ओमेगा टी, और जो इसका ओमेगा है वो ओमेगा है, मतलब ओमेगा 2 ओमेगा है, ऐसा बोल सकते हो आप, ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा है। तो ये दोनों पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, ये इक्वेशन से हमें समझ में आता है। तो आपसे बोला गया कि फाइंड ओमेगा, आपको इस ओमेगा की वैल्यू या ओमेगा टी की वैल्यू निकालना, सो दैट मैकेनिकल एनर्जी सेम इन बोथ केसेस, ताकि दोनों ही केसेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी हो बच्चों, सेम हो, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी को सेम करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे A1 जो, यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि A1 जो पहले एसएचएम, पहले पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 5 है, तो A1 की वैल्यू 5 है। दूसरा जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड A2, तो वो 2 है। ओमेगा 1 जैसे मैंने आपको बता ही दिया है 2π/3 है, तो 2π/3 लिख लो। ओमेगा 2 निकालना है क्योंकि उसी को ओमेगा कहा गया। और दोनों की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बस कंडीशन ये है कि दोनों का मास सेम है और दोनों की टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी सेम है। तो दोनों का मास जो है वो सेम है और दोनों की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम है, तो ओमेगा निकालना है ना। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 1 प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 2। अब हमें पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को लिखा जाता है हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है और वो कितनी होती है बेटा, हाफ के ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, इसलिए उसका के जो है वो k1 हो गया और ये जो है वो a1 हो गया। सेकंड के लिए लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, तो हाफ k2 इंटू a2 स्क्वायर। अब बच्चों k को क्या लिख सकते हो, k को लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू मास, है ना। ओमेगा स्क्वायर होता है k/m,
तो k को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू मास। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है k1 को m1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, है ना, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू m1, ये लिख दिया, इंटू a1 का स्क्वायर 25, देखो बच्चों यहाँ पे 25 है, फिर इक्वल्स टू हाफ k2, तो m2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, और इसका एम्पलीट्यूड 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया गया। अब यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि m1 m2 दोनों का मास सेम था, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओमेगा 2 का स्क्वायर बचा, ओमेगा 1 का स्क्वायर बचा, ओमेगा 1 की वैल्यू आपको पता है 2π/3, तो यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ओमेगा 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 2π/3 का स्क्वायर 4π स्क्वायर अपॉन 9, मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 25 पहले से ही था, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे बच्चों ओमेगा 2 की जगह ओमेगा लिख देंगे तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना, ये वाला टर्म नहीं है कुछ भी, है ना, यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 25 ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 आएगा जो कैंसिल आउट होके बचा है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों कितना, ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको अभी यहाँ से हटा दो, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आ गई थी ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल्स टू यहाँ पे m2 मतलब ओमेगा 2 स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, है ना बच्चों, ये 4 ये था, है ना, तो ये ध्यान देना, ये इस तरीके से। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू डालोगे, ओमेगा 1 की वैल्यू है 2π/3, तो 2π/3 का होल स्क्वायर इंटू 25 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, तो यहाँ से आप इसको करोगे तो ये 4π स्क्वायर आएगा बेटा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 25π स्क्वायर बाई 9, उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकाल लो भाई, ये 5 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो 5π/3 आ गया, है ना। तो आई होप आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बच्चों आपसे आसानी से बन जाएगा, है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, आप ये क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको एक एसएचएम की इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू a साइन 2π/t, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता चल गई 2π/t है, वैसे भी होती है 2π/t, टाइम पीरियड तो ओमेगा ही होता है। फाइंड टाइम एंड पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपको वो समय बताना है जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाए, ये आपको बताना है, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसा किस समय पे होगा, टाइम पर, और क्या पोजीशन होगी, ये दोनों निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हो गई 3/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं 3/2, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी 3/2 पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 3/2 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो देखो मैकेनिकल एनर्जी लिख दिया मैंने यहाँ पर हाफ के स्क्वायर, और 3/2 पोटेंशियल एनर्जी लिख दी 3/2 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के और के दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, ये बच्चों 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 3/2 एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ से आप देखो तो ये बचेगा ए स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये बचा 3x² बाई 2, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी √2/3 इंटू ए, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू √2/3 इंटू ए,
तो x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ ही गई है तो फिर आप xt फंक्शन लगा लो भाई, xt रिलेशन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या 2 पाई/t जो लिखना चाहो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ तब होता है जब x की वैल्यू √2/3 a होती है। तो इट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से a और a कैंसिल कर लो बच्चों। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, √2/3 है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओमेगा टी जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स √2/3। और यहाँ से टाइम निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई/t, 2 पाई कैपिटल टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2/3। तो यहाँ से t की वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, t को उधर ले जाओ तो t/2 साइन इनवर्स √2/3 है ना। तो ये इसका मेरे ख्याल से आंसर होगा, है ना। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो भाई। देखिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये आपको आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। 2t कैपिटल t/2 कैपिटल t/2 इंटू साइन इनवर्स √2/3 है ना। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप पोजीशन भी निकाल सकते हो और जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पॉइंट है ये भी क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस सारी चीजें क्लियर कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये सॉल्यूशन इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि एसएचएम में क्वेश्चन करने का एक दूसरा टेक्निक हमने बनाया हुआ है। और ये टेक्निक जो होती है एसएचएम को सॉल्व करने की, ये बड़ी ही इफेक्टिव होती है। बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको समय के साथ ये चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो उसको फेजर डायग्राम की टेक्निक बोलते हैं। फेजर डायग्राम बनता कैसे है पहले उसको समझते हैं, है ना बच्चों। एसएचएम की क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली में क्या है कि एसएचएम को आप रिलेट कर सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो जब हम एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, तो जो डायग्राम बनाना पड़ता है उसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। थोड़ी सी हमें जगह यहाँ पे चाहिए होगी, तो अब मैं यहाँ पे आपको अलग से इसको समझाता हूँ। ठीक, तो आप यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूसीएम। मतलब एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन है। वो रिलेशन को समझो तो फेजर डायग्राम बनाना आप सीख जाओगे। क्या रिलेशन है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बच्चों इमेजिनेशन करना पड़ेगा। वो इमेजिनेशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसा सोचो कि स्टूडेंट्स, ऐसा एक पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल है जो यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मान लो ये पार्टिकल इस पॉइंट पे अभी, और ये पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप ऐसा सोचो कि ये जो है ऊपर आपने एक लाइट लगा दी है बच्चों, लाइट, एक बड़ी सी लाइट लगा दी। लाइट रेज ऐसी आ रही, ऐसी आ रही, ऐसी आ रही, ऐसी आ रही, ऐसी आ रही। अब आप ये सोचो कि नीचे आपने एक स्क्रीन लगा के रखी, ये स्क्रीन लगा के रखी। और इस स्क्रीन में जो है बच्चों वो शेडो बनेगा। किसका शेडो बनेगा, तो आप ऐसा सोचो कि जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस पार्टिकल की शेडो बनेगी। ये सर्कल की शेडो नहीं बनेगी, सर्कल नहीं है यहाँ पर। मैं तो आपको सर्कल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की रेडियस जो है वो आर है। तो इस पार्टिकल की शेडो नीचे स्क्रीन पे बनेगी, ऊपर से अगर आप टॉर्च जलाओगे, लाइट जलाओगे, है ना। ये बात आपको समझ में आती है। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने यहां से चालू किया चलना। तो आप खुद सोचो बच्चों, जो इसकी शेडो है वो कहाँ बनेगी। तो इसकी जो शेडो है बच्चों वो बिल्कुल डायरेक्ट इसके नीचे स्क्रीन पे यहाँ पे बनेगी, है। स्क्रीन पे यहाँ पे बनेगी ना शेडो, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। अब जैसे ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा,
तो सोचो इसकी शेडो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बनेगी, यानी पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन शेडो जो है वो स्क्रीन में आगे जाता हुआ दिखाई देगा, आगे जाता हुआ दिखाई देगा। फिर पार्टिकल यहाँ है तो शेडो यहाँ है और आगे जाएगा, फिर पार्टिकल फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये शेडो यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखो ये इसने आर रेडियस कवर कर लिया यहाँ पर, मतलब शेडो ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो आर कवर किया है। अब यहां से जो पार्टिकल है वो और आगे घूमेगा तो ये यहां पे आएगा, तो शेडो देखो बच्चों वापिस पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, पीछे आ रही है। फिर ये शेडो यहाँ नीचे आएगी तो वापिस शेडो जो है वो मीन पोजीशन पे आ जाएगी, मीन पोजीशन पे आ जाएगी। फिर ये शेडो इधर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल ऐसे घूम के इधर आएगा दूसरे हाफ सेमी सर्कल में, तो आपको लगेगा कि शेडो पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, पीछे। फिर ये एक मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट तक शेडो जाएगी, शेडो जाएगी पीछे आते आते, शेडो पीछे आ जाएगी, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आर हो जाएगा भाई। फिर उसके बाद ये जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो शेडो यहां से फिर वापस आते हुए दिखाई देगी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। और फाइनली जब वो उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा टी टाइम पीरियड के बाद जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो शेडो भी मीन पोजीशन में पहुंच जाएगी। यानी आप खुद देखो बच्चों, पार्टिकल यूसीएम कर रहा है और उससे बनने वाली जो शेडो है वो एसएचएम कर रही है, एसएचएम कर रही है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम में रिलेशन हुआ ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसएचएम में रिलेशन हुआ। रिलेशन क्या है कि जिस एसएचएम को हम बोलते थे कि उसका एम्पलीट्यूड ए है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो शैडो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर। और यहाँ पे देखो बच्चों, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती थी ओमेगा, उसको हम लिखते थे 2 पाई बाई टाइम पीरियड। यहाँ पे वो चीज हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसको हम लिखते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड। यानी जो काम एंगुलर वेलोसिटी करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपका जो एसएचएम है वो काम करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसएचएम में वो काम करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो काम एम्पलीट्यूड करता है एसएचएम में, वो काम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस करता है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हम एसएचएम में कन्वर्ट करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय कंसीडरिंग रेडियस एज एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, है ना। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर होगा। वैसे ही अगर आपको कभी एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट करना है, एसएचएम को आपको यूसीएम में कन्वर्ट करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है, तो एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है उसके बराबर आप रेडियस ले लो सर्कल का, और उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इट इज डिनोटेड बाय आपका एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चों। अब देखो यहां से आप ये रिलेशन भी निकाल सकते हो, ऐसी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जो अभी एसएचएम की इक्वेशन पढ़ी है वो यहां से आ जाएगी शेडो से। आप ध्यान से देखो बेटा, ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो पार्टिकल ने किसी पर्टिकुलर टाइम टी टाइम में कुछ एंगल कवर किया होगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कवर कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं हम। अब इस शैडो का डिस्प्लेसमेंट देखो, तो इसका प्रोजेक्शन लगाओ भाई यहाँ पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम टी पर जो शैडो एसएचएम कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स किसी भी टाइम टी पर जो शैडो क्या कर रही है बच्चों, परफॉर्म कर रही है एसएचएम करते हुए। तो मतलब ये दूरी मुझे निकालना है, तो ये मेरा एक्स हो जाएगा किसी भी टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम का, यानी उसका प्रोजेक्शन आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लोगे तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये है रेडियस आर, ये बच्चों एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये आर है तो एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये आर, ये एक्स और ये एंगल थीटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो भाई, साइन थीटा लगा दो बच्चों। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई आर। तो एक्स की क्या वैल्यू आई बच्चों, आर इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, तो x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा मतलब ओमेगा टी। ये तो वैसी ही इक्वेशन है जैसी एसएचएम की इक्वेशन होती थी बच्चों, पोजीशन टाइम की इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन का अगर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लूं तो ये वही इक्वेशन देता है जो एसएचएम की इक्वेशन है, मतलब ये एसएचएम से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी किसी भी एसएचएम को सोचने का तरीका क्या है कि मैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसा सोच लूं और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर मैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाया करेगा। तो ऐसे निकालना ज्यादा आसान है सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि यूसीएम हम करना आता है, यूसीएम को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एनालिसिस करना हमें आता है, वो हमने अच्छे से सीखा है। तो ये जो डायग्राम है कि आप एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट करके डायग्राम बनाओगे, और किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल कहीं पर है
तो वहां पे ऐसे एरो लगा दोगे इनिशियल पोजीशन से एंगल थीटा पर, ये इनिशियल पोजीशन होगी, हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा किसी भी टी टाइम पर, तो ऐसे एरो लगा दोगे तो ये जो डायग्राम कहलाएगा यूसीएम में कन्वर्ट करके जब बना रहे हो तो इसी को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, इसी को बोलते हैं बच्चों फेजर डायग्राम। तो मेरे ख्याल से आपको फेजर डायग्राम समझ में आया है और रिलेशन बिटवीन यूसीएम एंड एसएचएम ये क्लियर होगा कि कैसे हम एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूसीएम को एसएचएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन से जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, है ना बच्चों। तो याद करो, जैसे मैं बोलूं आपसे कि ये भाई आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे पार्टिकल है, तो आप ऐसे एरो बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो या तो ऐसे एरो बना सकते हो या ऐसे एरो बना सकते हो। ये जो डायग्राम है इसको फेजर डायग्राम बोला जाता है ना बच्चे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको पोजीशंस याद है तो ध्यान से देखो, ये पार्टिकल यहाँ पर बच्चों ए पर है, फिर यहाँ पर है बी पर है, फिर यहाँ पे सी पे है, फिर यहाँ पे ई पर है ना, सी डी ई। तो यही अगर आपको यूसीएम में दिखाना है तो उसमें भी आप दिखा सकते हो, है ना। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों जगह कम है, पहले आप इसको देख लो, फिर मैं और डायग्राम बना के समझा दूंगा इस पॉइंट। देखिए बच्चों, जैसे हमने याद करो ऐसा किया था कि हमारे पास एक एसएचएम है, अगर वो t इक्वल टू 0 पे यहां से चल रहा है, मान लो ये पॉइंट जो है वो a है, फिर यहां से चल के वो आगे जाता है, तो याद करो t/4 पे वो एक्सट्रीम पे पहुंचता है प्लस एम्पलीट्यूड पर, फिर उसके बाद इस पॉइंट को b मान लें, फिर ये वापिस आता है मीन पोजीशन पे c पॉइंट पे, जब टाइम पीरियड जो होता है कितना हो जाता है बच्चों t/2। उसके बाद फिर ये पीछे नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है, डेट इज -a पर, ये पॉइंट आप मान लो d है। फिर यहाँ से ये वापिस आता है, वापिस आके फिर मीन पोजीशन e पे आ जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट होगा तो ये टाइम t/4 और ये 3t/4 आता था, ये हमने निकाला था बच्चों, है ना, याद होगा आपको। तो अगर मुझे इसको एसएचएम से यूसीएम में कन्वर्ट करके देखना है तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जो डायग्राम बनाऊंगा उसको मैं फेजर डायग्राम बोलूंगा। तो मुझे ये पता है कि जो रेडियस होगा उस यूसीएम का वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, तो ए एम्पलीट्यूड का रेडियस मानते हुए बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सर्कल ड्रॉ कर लूंगा ऐसे। देखो, ये ए एम्पलीट्यूड का मानते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और पार्टिकल इस पोजीशन पे चलना चालू कर रहा है, मतलब ये ए पॉइंट है और क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो आगे चलेगा, शैडो इस एसएचएम की तरफ, है ना। और इसका जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो ये ए पॉइंट पे था, तो फेजर आप ऐसे बनाओगे भाई, सेंटर से ये एरो करोगे लाइन को, तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो वो 0 है मीन पोजीशन से, तो एसएचएम में वो 0 है। फिर ये ऐसे चलेगा थीटा से ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, तो t/4 टाइम पे बच्चों कहाँ पहुंच जाएगा, ये है बी पॉइंट, जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो t/4 में ये जो एंगल कवर करेगा दैट इज 90 डिग्री, ये उसका फेस कहलाएगा। फेज, जो एंगल ये फेजर कवर करता है किसी भी टी टाइम में, वो उसका फेस कहलाता है बच्चों। तो एंगल कवर्ड बाय फेजर या एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल इन टी टाइम इज नोन एज फेज एट डेट टाइम, फेज ऑफ पार्टिकल एट डेट टाइम। अब जैसे t/2 पर वो फिर से मीन पोजीशन पे पहुंच गया, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मतलब पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये फेजर हो गया। तो अब इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल चल चुका है, ये 180 डिग्री पाई। तो t/2 टाइम पीरियड पे इसका क्या फेज है, कितना एंगल चल चुका है इनिशियल पॉइंट से, पाई, तो उसका फेज पाई कहलाएगा, है ना बच्चों। फिर 3t/4 पर वो कहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ घूमते घूमते, तो ये हो जाएगा 3t/4 समय, और इसमें टोटल एंगल वो कितना कवर कर चुका है, 3π/2, तो इसका फेज 3t/4 पर 3π/2 है। जितना एंगल वो इनिशियल पोजीशन से किसी भी टी टाइम में कवर कर लेता है वही उसका फेस कहलाता है। और फिर ई पॉइंट जो है वो ए से कॉन्साइड कर जाएगा, वापिस से फेजर यहाँ जाएगा, मतलब वापिस ये 2π एंगल कवर कर लेगा। तो ई पॉइंट पर जब टाइम पीरियड टी हो गया और वापिस मीन पोजीशन में पहुंच चुका है, तो आपका जो फेज है वो 2π के बराबर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी एसएचएम होता है भाई, तो यहाँ पे आप इतना याद रखें कि ए पॉइंट पर जो फेज होता है वो 0 होता है, बी पॉइंट पे जो फेज होता है वो π/2 होता है एसएचएम में, सी पॉइंट पे जो फेज होता है वो पाई के बराबर होता है, डी पॉइंट पे जो फेज होता है वो 3π/2 होता है, और वापस जब वो ई पॉइंट पे आता है तो वहां पे फेज जो होता है एसएचएम का वो 2π होता है।
तो इसको भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। फेज जो है इट इज एंगल कवर्ड, अगर वो कहां से चलना चालू कर रहा है बच्चों, टी इक्वल्स टू 0 से मीन पोजीशन से, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं वो हमेशा मीन पोजीशन चलेगा, लेकिन अभी सारी चीजें हमने मीन पोजीशन से ही की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जगह से जब एसएचएम चालू होगा तो फिर वहां पे कैसे इक्वेशंस लिखी जाएंगी, है ना। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको फेजर डायग्राम अब क्लियर होगा, पॉइंट क्लियर होगा। अब जैसे आप फेजर बता सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ भाई, इसको भी यहाँ पे मिटा लेते हैं बच्चों। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे देखें भाई, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों आपका ये एक एसएचएम है इस तरीके से, है ना। अब ये एसएचएम में पार्टिकल मान लो ए पोजीशन पर है, तो आपको बताना है कि ये फेजर डायग्राम में कहाँ पे होगा, है ना। ए पोजीशन पे आपका मान लो पार्टिकल है बच्चों, तो ए एम्पलीट्यूड का आप रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये आपकी रेफरेंस लाइन है बच्चों। तो ये रेफरेंस लाइन है, तो यहां से स्टार्टिंग होती है, आपको पता है टी इक्वल टू 0 पर। अब आपको देखना है कि ए पॉइंट कहाँ है, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे ना, इसका प्रोजेक्शन लो आप। इसका प्रोजेक्शन लोगे तो सर्कल में दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है, या तो पार्टिकल यहाँ पर है सर्कल में, या पार्टिकल यहाँ है। कहाँ है ये कैसे पता चलेगा, हम क्लॉकवाइज घूमते बच्चों। तो ध्यान से देखो, अभी ये पार्टिकल जहां पे बनाया गया है ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है कि मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अभी ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ। तो एक्सट्रीम की तरफ तब जाएगा ना जब पार्टिकल यहाँ ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। अगर पार्टिकल नीचे रहेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये तो मीन की तरफ जाएगा, यानी ए पोजीशन ये वाली है, तो ये फेजर रहेगा। फिर पार्टिकल अगर उसी पोजीशन पर है ए पे ही, उसको बी पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी मीन की तरफ है, मीन की तरफ। तो बी वाला पॉइंट कहां पे बनाना पड़ेगा, नीचे, नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। वैसे अगर यहाँ पे आप सी ले लें, यहाँ पे डी ले लें, तो यहाँ पे सी वाला जो पॉइंट है वो ये बनेगा बच्चों। सी वाला पॉइंट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो सी वाला पॉइंट ये है, सी वाला पॉइंट ये है एक्सट्रीम की तरफ जाने वाला। और डी वाला पॉइंट मीन की तरफ है, तो मीन की तरफ वाला डी पॉइंट ये है। तो ऐसे किसी भी पॉइंट का आप फेजर डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा एक पर्टिकुलर पोजीशन में सर्कल में दो लोकेशन हो सकती है, वो दो लोकेशन होंगी, एक एक्सट्रीम की तरफ जाने वाली, एक मीन की तरफ जाने वाली। तो आप ध्यान देना कि जो एसएचएम में पार्टिकल है वो किस तरफ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है कि एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, वहां पे आपको फेजर बनाना है ना। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दिस इज फेजर डायग्राम, एंड एंगल कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट एनी टाइम टी इज कॉल्ड एज फेज। तो जो ये ब्रैकेट में होता है ना बच्चों, आप x का फंक्शन लिख दो a इंटू साइन ओमेगा टी, तो ये ब्रैकेट में है, यही एंगल कवर कर रहा होता है ना एसएचएम में पार्टिकल। तो इस एंगल को ही बोलते हैं फेज, है ना। जो ब्रैकेट के अंदर होता है साइन के साथ, उसी को बोलते हैं फेज। तो मेरे ख्याल से आपको फेजर डायग्राम और फेज क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो अब आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो यूसीएम को कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम जो है वो रेडियस ऑफ यूसीएम के बराबर होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूसीएम के बराबर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फेजर डायग्राम क्या है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डूइंग एसएचएम एट एनी टाइम रिप्रेजेंट बाय एन एरो, जैसे मैंने आपको बताया, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी टाइम पे पोजीशन एरो के द्वारा जो है इंडिकेट की जाती है, बाय एन एरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज फेजर, उसी को फेजर बोलते हैं। एंड डेट, तो बच्चों ये THAT वाला डेट है ना, DAT वाला नहीं, THATY डेट पार्टिकल, एंड डेट पार्टिकल एट डेट टाइम, है ना। तो वो फेजर होता है ऑफ डेट पार्टिकल एट डेट टाइम। तो मेरे ख्याल से आपको फेजर डायग्राम की डेफिनेशन क्लियर है। तो ये मैंने आपको बना के पहले ही बता दिया, अलग अलग पोजीशन। और याद रखेंगे कि जब एक्सट्रीम पे होगा तो फेज π/2 होगा पॉजिटिव पर, मीन पोजीशन से अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है तो पाई फेज होगा, यहाँ से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है तो 0 फेज होगा या 2π होगा, और अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो 3π/2 वाला फेज होगा। ये एंगल बनाएगा, है ना। तो फेज, फेजर डायग्राम और रिलेशन, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको बच्चों अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में आर्गुमेंट कहा जाता है, आर्गुमेंट, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसको हम फेज बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये चीजें आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर हम और आगे बढ़। तो देखिए बच्चों, और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आर्गुमेंट या फेज बोलते हैं। और फेज को आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, फेज इज द एंगल रोटेटेड बाय फेजर एट एनी टाइम टी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन या रेफरेंस लाइन। तो आप हमेशा सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज चलते हो, रेफरेंस लाइन ये वाली लाइन मानते हो, इससे जितना भी एंगल फेजर घूम चुका होगा थीटा, इसी को आप फेज बोला करोगे, है ना बच्चों। तो दिस इज नोन एज फेज। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और अलग अलग पोजीशन पे क्या फेज है यहाँ पे ये निकाला गया है, t/4 समय पर, t/2 समय पर, 3t/4 पे, t समय पर। तो आप ये निकाल सकते हो ओमेगा टी से, है ना। बाकी मैंने आपको बताया ही हुआ है बेटा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैंने अभी आपको बताया था ना इस तरीके से कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। t इक्वल टू 0 पे जब यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे 0 फेज है, जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चलता है पहुंचता है तो π/2 फेज होता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है और पीछे आता है तो पाई फेज होता है, यहाँ पे 3π/2 फेज होता है, और फिर जब यहाँ वापस पहुंच जाता है तो 2π फेज होता है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे आप चाहें तो निकाल के देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी आपको, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर हुआ। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं कि फेजर डायग्राम क्वेश्चंस को कैसे आसान करता है ना। फेजर से आप कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो बेटा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो क्या, यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ और उसको दोनों मेथड से बताऊंगा, दोनों टेक्निक से बता देंगे, है ना, जनरल मेथड से भी और उससे भी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया इस तरीके से, एग्जाम्पल, कि एक बच्चों ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना। ये एसएचएम t इक्वल टू 0 से पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे चलता है, पीछे आता है, पीछे आता है, फिर आगे आता है, इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट करता है। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि जो पार्टिकल है वो अभी पोजीशन पर है a/2 पर, अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो वो a/2 पर है, तो a/2 पर वो कितने समय पे होगा, कितने टाइम पे होगा, ये टाइम निकालो। ये टाइम निकालने को बोला गया आपसे, टाइम निकालने को। तो पहला तो जनरल तरीका है कि आप किससे सॉल्व करें बच्चों इसको, एक्सटी रिलेशन से। आप किससे सॉल्व करें बच्चों इसको, एक्सटी रिलेशन से। तो आपसे ये बोला गया है बस कि ये जो पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, कि आपसे बोला गया कि भाई एक पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से आगे जाता है, पीछे आता है, फिर आगे आता है ना, इस तरीके से जाता है भाई, मीन पोजीशन से, है ना। t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करता है, फिर ये पार्टिकल जो है ये जब पोजीशन पे था कितना बेटा, a/2, जब इसका एम्पलीट्यूड a है तो ये a/2 पोजीशन पर है। तो और इसकी जो वेलोसिटी है a/2 पर, ये बोला गया है पीछे की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दी हुई है बच्चों कि ये मीन पोजीशन की तरफ है। तो इस समय इसका क्या फेज होगा, क्या फेज होगा, या कितने टाइम पे ऐसा होगा, टाइम जो है बच्चों वो आपको निकालना है ना। तो वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे हमें देखना है। टाइम फेज पूछ रहे, मान लो फेज निकालना कि कितना फेज एंगल है, कितना टाइम भी निकाल सकते हो, पहले फेज निकाल लो, फिर आप बोलो कि कितने टाइम पे ऐसा होगा, तो वो टाइम भी निकाल सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, फेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों। आप यहाँ पे पहली तरीका तो है, पहला तरीका जो है वो मैथमेटिक्स है, तो आप x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लगा सकते हो, a साइन ओमेगा टी, है ना। तो a साइन ओमेगा टी में x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितना लिख सकते हो आप, तो x की वैल्यू लिख सकते हो a/2, क्योंकि x की वैल्यू a/2 है, तो ये a साइन ओमेगा टी। अब a और a कट जाएगा तो साइन ओमेगा टी जो है बच्चों वो आ जाएगा 1/2। तो ओमेगा 2 ही तो फेज है, तो जो फेज है उसको फाई से डिनोट करते हैं बच्चों, फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं ना। तो जो फेज है वो ओमेगा 2 है, ओमेगा टी है, और ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, साइन ओमेगा टी 1/2 है, तो ओमेगा टी हो जाएगा π/6, सॉरी, हाँ π/6, 30 पे ही होता है ना। साइन 30 इज इक्वल्स टू बच्चों कितना, साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका 1/2, है ना, तो π/6 आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बच्चा आंसर निकालता है, ये ऑप्शन में भी होता है, बट ये जो आंसर है ना बच्चों ये गलत होता है, गलत होता है, दिस आंसर इज रॉन्ग, ये आंसर गलत है। आप खुद सोचो क्यों गलत है, आप खुद सोचो। एक्चुअली में हुआ क्या है
कि जब ये पार्टिकल ऐसे आगे गया है, पीछे आया है, फिर ये ऐसे आया है, तो जब ये t इक्वल्स टू यहां से 0 चलता है, तो मैं आपको बता चुका हूं प्लस एम्पलीट्यूड पर जो फेज है वो π/2 होता है, और जब ये वापिस आता है मीन पोजीशन पे तो पाई होता है। अब पार्टिकल की रफ्तार पीछे है ना मीन पोजीशन की तरफ, इसका मतलब उसका फेस π/2 से लेके पाई तक होना चाहिए, 0 से π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से π/2 में तो वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन नहीं दी हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डायरेक्शन जो वेलोसिटी की दी है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन दी है, और अगर टूवर्ड्स मीन पोजीशन दी है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि उसका जो फेज होना चाहिए जो हम निकाल रहे हैं वो जरूरी है कि किसके बीच में होना चाहिए, π/2 से लेके पाई के बीच में, जबकि π/6 जो है वो π/2, भाई π/2 मतलब क्या, 90, पाई का मतलब 180, तो जो एंगल होना चाहिए वो 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। ये तो 60 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, 30 कहां, 90 से 180 के बीच में, इसलिए ये आंसर गलत है। लॉजिकली सोचो, इसलिए इक्वेशन से आप, ये नहीं कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन से आप आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप ये जो सोच रहे हो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली में क्या है कि 1/2 की वैल्यू है वो 2 बार आती है, 2 बार आती है एक साइकिल में। अब साइन का ग्राफ बनाओ तो आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, साइन का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन में वो 1 होती है, और यहां कहीं पे इसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो 1/2 जो वैल्यू है वो 2 बार आती है बच्चों, 2 बार। एक 60 डिग्री पे आती है 1 की वैल्यू, और एक 90 डिग्री के बाद के एंगल पे आती है, तो मैं आपको बताऊं तो ये आती है 150 पे, 150 पर, 150 पर, 150 पर। अब आपका सोचो कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो एंगल 90 से 180 के बीच में, तो कौन सा एंगल करेक्ट है आपका, ये 150 वाला है बच्चों, 60 नहीं है, 60 आंसर नहीं है। 60 तब आंसर सही था जब वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ होती, क्योंकि वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ नहीं है, मीन की तरफ है, तो उसका सही आंसर जो है उसका फेज 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, इसलिए सही आंसर जो है वो 150 डिग्री है। तो जो फेस का सही आंसर है वो 150 डिग्री है, और 150 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो रेडियन में इसका आंसर कितना आना चाहिए, रेडियन में आना चाहिए आंसर आपका, मतलब इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से करोगे तो ये 5π/6 आएगा मेरे ख्याल से, 5π/6। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द फेज, दिस इज द फेज, ये करेक्ट आंसर। अब इक्वेशन में सॉल्व करने से यही दिक्कत है कि जब आप इक्वेशन से सॉल्व करते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब आपका आंसर सही आएगा। तो ये कैलकुलेटिव भी है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, समस्या भी है और लेंथी भी है। लेकिन अगर यही सवाल आप फेजर का यूज करके करोगे तो ये 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 लाइन में। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब फेजर डायग्राम से यही सवाल सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फेजर डायग्राम आपके क्वेश्चंस को कैसे आसान करता है, कैसे 1 लाइन में आंसर निकाल के देता है। देखो ये अभी कितना टफ लग रहा होगा आपको, फेजर से जब करेंगे तो ये चीज बहुत आसान लगेगी, है ना। पहले इसको बच्चों जल्दी से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूं। तो देखिए बच्चों, ये जो है, ये जो आपने पहले आंसर निकाला ये गलत है, क्योंकि ऐसा दिया नहीं है। जो सही आंसर है वो हमने बाद में निकाला 5π/6। अच्छा, कई बार वो मैथ्स के बच्चों को समझ में नहीं आता, बायो वाले बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए उस पर जाओ ही नहीं। वो तो मैं आपको समझा रहा था, वो टफ हो गया मेथड, लेकिन इसका इजी मेथड है भाई फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम से बहुत आसानी समझ में आएगा। हमने क्या बोला भाई कि जो, मतलब क्वेश्चन क्या बोला गया था कि जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे चम कर रहा है इस तरीके से, ये एम्पलीट्यूड ए है, तो हमें ये बताना है कि पार्टिकल का फेस क्या होगा जब वो कितनी दूरी पे हो, a/2 पर, और पार्टिकल की वेलोसिटी पीछे की तरफ हो, पीछे की तरफ वेलोसिटी जो है वो पीछे की तरफ हो v। तो आप एक काम करो, a एम्पलीट्यूड का रेडियस मानते हुए, a एम्पलीट्यूड का जो रेडियस मानते हुए आप एक बच्चों सर्कल ड्रॉ कर लो इस तरीके से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इसकी रेफरेंस लाइन हो गई या इनिशियल लाइन हो गई। यहां से जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज घूमता है, ये हमें पता है, तो ये आपका इनिशियल लेवल हो गया। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है बच्चों कि ये पार्टिकल a/2 पे कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे, ये सर्कल में कहाँ होगा। तो सर्कल में मैंने आपको बताया 2 पॉसिबल पोजीशन है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन लोगे तो एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। अब इसमें से कौन सी पोजीशन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। जब सर्कल में आप इधर रहोगे तो क्लॉकवाइज आप ऐसे आ रहे होगे, मतलब एसएचएम में पोजीशन एक्सट्रीम की तरफ होगी, वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ होगी। और जब आप नीचे होगे तो यहाँ पे आ रहे होगे तो जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होगी, मतलब मीन पोजीशन की तरफ होगी। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि पोजीशन मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है।
जो उसकी वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है सर्कल में जहां पे पार्टिकल है, तो ये फेजर हो गया बच्चों। ये देखो, ये ब्लू कलर से हमने फेजर बना दिया। अब आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, तो ये a/2 है, और जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो आप ये एंगल निकाल सकते हो ना बेटा, ये एंगल थीटा निकाल सकते हो। तो आप जरा कॉस थीटा लगा लो। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनिस, दैट इज a/2 अपॉन हाइपोटेनिस इज a। तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे देखो बेटा थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, तो थीटा हो गया आपका बच्चों कॉस थीटा 1/2 होता है, तो थीटा π/3 होता है, π/3 60 डिग्री है ना। लेकिन जो फेज है वो कहां से लेते हैं बच्चों, फेज कहां से लेते हैं, याद करो याद करो। फेज तो इनिशियल पोजीशन से लेते हैं, ये फेज है ना। तो ये एंगल है 90 डिग्री यानी कि π/2, और ये थीटा है। तो जो फेज है वो इनिशियल पोजीशन से 90 प्लस थीटा है। तो हम फेज लिखेंगे फाई 90, दैट इज π/2 प्लस थीटा, और π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा मतलब π/3। तो देखो इसको एलसीएम लोगे तो ये 6 आएगा, उधर जाएगा तो 3, इधर जाएगा तो 2, तो ये आ गया 5π/6। देखो आंसर, दिस इज द आंसर, यही तो हमारा आंसर है 5π/6। यही तो बच्चों निकाला था, 5π/6 ही तो आंसर है। और 5π/6 आंसर यहां से देखो डायरेक्ट आ गया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ कि मुझे कौन सा लेना है, साइन का ग्राफ बनाना है, फिर एंगल देखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। डायरेक्ट इनिशियल लेवल से जो एंगल है डायरेक्ट आपको आंसर। उसके बाद फिर आपको अगर टाइम पूछा जाए कि यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, तो टाइम भी निकाल सकते हो। देखो आपको पता है जो पार्टिकल चलता है वो एंगुलर वेलोसिटी चलता है, तो ये पूरा जो एंगल है इट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो वो जो फाई होता है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। अगर इसका टोटल टाइम पीरियड टी है तो स्मॉल टी कैपिटल टी के टर्म्स में निकालो। तो फाई को ओमेगा टी लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू है 5π/6, और ओमेगा टी, ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख सकते हैं बच्चों 2π/कैपिटल टी इनटू टाइम। तो यहां से देखो पाई और पाई कैंसल, तो यहां से देखो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5T/12, 5T/12 सेकेंड्स। तो देखो कितने आसानी से टाइम निकला है। अब अगर आप जनरल मेथड से जाओगे तो पहले आप फेज ही नहीं निकाल पाओगे, उसके बाद टाइम निकालना तो फिर दूर की बात ही है, फिर तो बात ही अलग है, अगर वो फिर गलती हो जाती है। और फेजर से देखो कितना आसान है, पोजीशन पहचानना बहुत आसान हो जाता है फेजर में, कि वो दो पोजीशन तो है लेकिन हम वेलोसिटी की डायरेक्शन से बता सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे होगा यूसीएम में। और फिर आप एंगल निकाल लो, एंगल निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप बहुत आसानी से टाइम निकाल सकते हो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 5π/6 होता है, 5π/6। तो आई होप, और टाइम जो है वो 5T बाई टाइम पीरियड अपॉन 12 होता है। तो आई होप आपको बच्चों बात क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। इस तरीके से आप आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये मुझे आपको समझाना था। तो फेजर का ये बेनिफिट है, फेजर चीजों को आसान करता है ना। इसलिए उसको ऐसा मत लो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो उससे क्वेश्चन हमेशा आसान होंगे ऐसे चलेंगे।